हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों हम लोग सेंटर ऑफ मास चैप्टर में पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सॉलिड हेमी स्फीयर के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालना सीखा था और मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि इसके अलावा भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और मेथड है। ठीक, तो उस मेथड को भी हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कल भी बोला था कि कल जो डिस्कस किया गया मेथड है, यानी कल जो मेथड हमने डिस्कस किया था वो मेथड ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा काम का है, ज़्यादा इजी भी है। इसलिए आपको कल वाला मेथड तो जरूर याद रखना है और आज जो मेथड मैं बताने जा रहा हूँ इसको भले ही आप एक बार भूल सकते हो प्यारे बच्चों, लेकिन कल वाले मेथड को भूल नहीं सकते हो। तो चलिए इस मेथड से भी हम इसको देख लेते हैं ताकि आपको ये लगे कि हाँ भाई यहाँ भी सारी चीज़ें बताई जाती हैं। ठीक है, और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो चैनल है ये बेस्ट होगा आपकी आईआईटी जेईई और नीट के प्रिपरेशन के लिए प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इसके लिए दूसरा तरीका भी है, वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। प्यारे बच्चों हम लोग सॉलिड हेमीस्फीयर के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो एक सॉलिड हेमीस्फीयर ही बनाना पड़ेगा। तो चलिए बना लेते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से हम सॉलिड हेमीस्फीयर बनाने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। इसको यहाँ से मिलाएंगे इस तरीके से। अब मान लीजिए कि ये इसका सेंटर है, अगर ये इसका सेंटर है तो थोड़ा सा इसमें चीजें और बनानी पड़ेगी ताकि लगे कि ये एक 3 डायमेंशनल बॉडी है प्यारे बच्चों। तो इसमें कुछ चीजें और बना लेते हैं इस तरीके से। अब देखिए लग रहा है कि ये एक 3 डायमेंशनल बॉडी है। तो प्यारे बच्चों ये एक सॉलिड हेमीस्फीयर है। क्वेश्चन क्या है एक बार और समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि इसके सेंटर से इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे या इसके सेंटर के रिस्पेक्ट में इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन वही है जो कल था, ठीक, बस तरीका थोड़ा सा चेंज होने वाला है। चलिए प्यारे बच्चों देखिए, अब अगर मुझे यहां से बताना है तो ये तो हमारा ओरिजिन हो जाएगा। ठीक, जहां से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बताना होता है उस पॉइंट को हम ओरिजिन की तरह ले लेते हैं। ठीक है, वो ओरिजिन हो जाता है। तो ये ओरिजिन हो गया। अब यहीं से एक्सिस जोड़े जाएंगे। अगर ये ओरिजिन है तो यहीं से प्यारे बच्चों क्या जोड़े जाएंगे, एक्सिस जोड़े जाएंगे। तो ये जो डॉटेड लाइन थी इसी के ऊपर से होता हुआ हमने एक्स एक्सिस बना लिया है और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर प्यारे बच्चों वाई एक्सिस होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए ये काम तो हमने कल भी किया था। अब इसमें अलग क्या होने वाला है, अलग प्यारे बच्चों इसमें ये होने वाला है कि कल हमने जो कंपोनेंट लिया था अब वो कंपोनेंट लेने का तरीका बदल जाएगा। कल हमने इसमें कंपोनेंट के रूप में क्या लिया था, कल हमने इसमें होलो हेमीस्फीयर को लिया था कंपोनेंट के रूप में, लेकिन आज हम होलो हेमीस्फीयर को लेने वाले नहीं है कंपोनेंट के रूप में। इसमें कंपोनेंट एक अलग तरीके से भी लिया जा सकता है। तो वो तरीका ये है कि इसमें अगर हम एक डिस्क को ले लें, अगर हम इसमें डिस्क को ले लें कंपोनेंट के रूप में तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक सॉलिड हेमीस्फीयर है। तो प्यारे बच्चों अगर यहां से लेकर के इसके बेस से लेकर के यहां तक अगर हम डिस्क बना लें, ठीक है, तो इनफाइनाइट की संख्या में डिस्क मिलेगी, लेकिन उन सभी डिस्क को जोड़ करके ये पूरा का पूरा सॉलिड हेमीस्फीयर पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो ऐसी डिस्क बनाना यहाँ पर संभव है जिससे कि पूरा का पूरा सॉलिड हेमीस्फीयर कवर हो जाए। इसलिए यहाँ पर प्यारे बच्चों डिस्क को लेकर के भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्क को भी यहाँ पर एज ए कंपोनेंट लिया जा सकता है। तो चलिए यहाँ पर किस तरीके से कंपोनेंट लेना है ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने कर लिया था आर पे जाकर के प्यारे बच्चों आर पे जाकर के एक डी आर चौड़ाई वाला होलो हेमीस्फीयर लिया था, ऐसे यहाँ पर आर पे जाकर के एक डी आर चौड़ाई वाली डिस्क आज हमें यहाँ पर लेना है। तो डी आर चौड़ाई वाली, तो आर पर हम पहुंच चुके हैं। अब डी आर चौड़ाई लेते हुए एक डिस्क प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग लेंगे। ठीक है, तो एक डिस्क हम लोग यहाँ पर प्यारे बच्चों लेने वाले हैं। ठीक है, चलिए इस तरीके से यहाँ पे एक डिस्क ली जाएगी प्यारे बच्चों। ये एक डिस्क हमने ले लिया है और इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी चौड़ाई प्यारे बच्चों जैसा कि हमने कर लिया था डी आर। अब ये चौड़ाई प्यारे बच्चों बेहद ही कम चौड़ाई है, इतनी कम जितना कम से कम आप ले सको। ठीक है, बिल्कुल टेंडिंग टू जीरो, इतनी कम चौड़ाई है। ठीक, जब इतनी कम चौड़ाई होगी तभी तो इसमें इनफाइनाइट की संख्या में डिस्क बनेगी, है ना। लेकिन उन सभी डिस्क को जोड़ने से ये पूरा का पूरा सॉलिड हेमीस्फीयर ही मिल जाएगा प्यारे बच्चों, इसीलिए इसको एज ए कंपोनेंट यहाँ पर लिया जा सकता है। ठीक प्यारे बच्चों, अब देखिए अब एक चीज देखिए प्यारे बच्चों,
ये हो सकता है अभी आपको ये डिस्क नजर ना आ रही हो, क्योंकि ये एक 3 डायमेंशनल बॉडी है। ठीक, तो 3 डायमेंशनल बॉडी होने की वजह से ये स्पष्ट रूप से आपको डिस्क नहीं नजर आ रही, ये ऐसी लग रही कि कोई पतली सी रॉड टाइप की नजर आ रही है। लेकिन प्यारे बच्चों ये एक कंप्लीट डिस्क है, बिल्कुल एक कंप्लीट डिस्क। ठीक है, जिसका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है इस वाई एक्सिस के अबाउट बिल्कुल सिमेट्रिक है। ठीक, तो अगर इसको यहां से आप नहीं समझ पा रहे हो तो इसके लिए मैं अलग से भी यहां पर फिगर बना दूंगा ताकि आप स्पष्ट रूप से इसको समझ पाओ। चलिए, ये क्या है प्यारे बच्चों, ये डिस्क है हमारी। ठीक है, ये डिस्क है। भले ही आपको यहां से स्पष्ट रूप से समझ में ना आ रहा हो, लेकिन आपको इमेजिन तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक 3 डायमेंशनल बॉडी है, तो थोड़ा सा इमेजिनेशन करने पड़ेंगे प्यारे बच्चों। फिर भी आपकी इमेजिनेशन को मैं आसान बना पाऊं, इसके लिए मैं इसको अलग से भी यहाँ पर बनाकर दिखाई दे रहा हूँ। देखिए, इसी डिस्क को हम इस तरीके से यहाँ पर बनाए दे रहे हैं। ये प्यारे बच्चों बिल्कुल कंप्लीट डिस्क है, बिल्कुल कंप्लीट डिस्क इस तरीके की प्यारे बच्चों। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ विड्थ भी है। विड्थ कितने की? dr की। तो यहाँ पे विड्थ भी हम थोड़ा सा क्रिएट करेंगे यहाँ पर, इसलिए यहाँ पे इसके ऊपर से एक और ऐसी रिंग टाइप की बना लो। ठीक है, ताकि लगे कि इसमें विड्थ भी है प्यारे बच्चों। ठीक है, ऐसे। चलो, तो ये हमारी इस तरीके की डिस्क है प्यारे बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे ऐसी ऐसी ये डिस्क है। ठीक है, ऐसी प्यारे बच्चों, ऐसी ये प्यारे बच्चों डिस्क है। और इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो चौड़ाई है वो याद रखिएगा कितनी है प्यारे बच्चों, ये डी आर है। ठीक है, तो ये डिस्क है और यहाँ पे इसकी चौड़ाई कितनी है प्यारे बच्चों, डी आर है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए, तो इसको समझ लीजिएगा। और यहाँ पे जो वाई एक्सिस होगा ना, वो वाई एक्सिस अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे इस प्लेन के अंदर और बाहर की ओर वाई एक्सिस होने वाला है और इससे पास करता हुआ। ठीक, तो इसको यहाँ पे इमेजिन करिए जरा, ये डिस्क हमने यहाँ पर बनाई हुई है और जो वाई एक्सिस है वो यहाँ से परपेंडिकुलरली पास हो रहा है। ठीक प्यारे बच्चों, और ये इसकी चौड़ाई है डी आर। ठीक, इसको जरा इस तरीके से अगर बनाते तो और अच्छा समझ में आ जाता। देखिए किस तरीके से, ऐसे ऐसे बना लेते, ऐसे देखिए, ये हम ऐसे बनाते और इसमें थोड़ा सा ऐसे कर देते, ऐसे कर देते प्यारे बच्चों, ऐसे। ठीक है, अगर इसको ऐसे कर देते तो यहां से ज्यादा थोड़ा सा स्पष्ट हो जाता। तो आप उसको देख लो, अगर वहां से नहीं समझ में आ रहा तो यहां से समझ लें। देखिए, ये अपनी डिस्क है प्यारे बच्चों, ये अपनी डिस्क है। ठीक है, ये अपनी डिस्क है और ये इसकी विड्थ है। ठीक है, ये इसकी विड्थ है और ये विड्थ है कितनी प्यारे बच्चों, डी आर। और ये आपको दिख रही है यहाँ पे डिस्क, और यहां से इस तरीके से वाई एक्सिस इसके परपेंडिकुलरली इस तरीके से सेंटर से पास होता हुआ जा रहा है प्यारे बच्चों। तो ये डिस्क कुछ इस तरीके की है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये डिस्क इस तरीके की है। तो यहां से अगर आप स्पष्ट रूप से नहीं समझ पा रहे हो तो ये इसके लिए बिल्कुल एग्जैक्टली इसका जो फिगर है वो बना हुआ है प्यारे बच्चों, तो यहां से समझ लें। ठीक, तो इस तरीके की ये कंप्लीट डिस्क है जिसकी विड्थ है डी आर प्यारे बच्चों। ठीक है, अब अगली चीज देखिए, अगर इसका मास में मान लो dm, तो इसका मास भी हमें चाहिए होगा, क्योंकि जब भी हम एक कंपोनेंट लेकर के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकालने जाते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, अगर मुझे XCOM निकालना हो, यानी कि इसके सेंटर ऑफ मास के लिए जो x कोऑर्डिनेट है अगर मुझे वो निकालना हो तो कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, यानी XCOM निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो dm इंटू dm का x कोऑर्डिनेट और यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा करके अपान में टोटल मास। अगर मुझे YCOM निकालना हो तो dm इंटू dm का y कोऑर्डिनेट और इंटीग्रेशन का साइन लगा करके अपान में टोटल मास। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। तो यहाँ पे dm की भी आवश्यकता है, इसलिए यहाँ पे dm को निकालना पड़ेगा। साथ ही साथ dm का जो x कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट है उसको भी निकालना पड़ेगा प्यारे बच्चों। तो सारी चीजें हम निकालेंगे। पहले हम dm निकाल लेते हैं। तो dm देखिए कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम एक काम कर लें, एक काम ये कर लेते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले तो हम मास डेंसिटी निकाल लेते हैं। जब इस सॉलिड हेमिस्फीयर के मास डेंसिटी निकल जाएगी तब उससे हम इसको भी निकाल पाएंगे, लेकिन सबसे पहले मास डेंसिटी निकालना पड़ेगा। अब एक चीज समझ लीजिएगा, यहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूशन इस सॉलिड हेमिस्फीयर के लिए यूनिफॉर्म है। ये ऐसा मैंने कल बताया है, फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, ये यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन वाला सॉलिड हेमिस्फीयर है। ठीक है बच्चों, अगर ये ऐसा है तो यहाँ पर जो मास डेंसिटी है, तो मास डेंसिटी कैसे निकाली जाएगी जरा ध्यान से देखिएगा। टोटल मास डेंसिटी कैसे निकालते हैं, ठीक, टोटल मास अपान में वॉल्यूम इसका जितना भी हो। ठीक है, क्योंकि जो मास है वो वॉल्यूम में बिखरा हुआ है। ठीक, अगर यहाँ पे सरफेस पर केवल मास बिखरा हुआ होता, यानी यहाँ पे होलो हेमिस्फीयर होता, तो फिर क्या होता प्यारे बच्चों, तो फिर सरफेस मास डेंसिटी
निकलती यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम मास डेंसिटी निकाली जाएगी क्योंकि पूरे वॉल्यूम पर मास है। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये इसका मास अगर मान लिया जाए, देखिए मान लेते हैं इस पूरे सॉलिड हेमिस्फीयर का जो मास है वो हम कैपिटल M माने ले रहे हैं, और इसकी जो रेडियस है ये हम माने ले रहे हैं प्यारे बच्चों कैपिटल R। इस तरीके से अगर हम मान लें तो यहाँ पे इसके लिए जो मास डेंसिटी है वो कैसे निकलेगी, तो देखिए मास अपान में इसका पूरा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना होगा, देखिए अगर ये कंप्लीट पूरा स्फीयर होता तो जब वॉल्यूम लिखते तो वो लिखते इतना 4/3 इंटू पाई में इंटू पाई R³ इतना लिखते, लेकिन ये आधा है इसलिए यहाँ पे आधे वॉल्यूम से हम डिवाइड करेंगे। तो चलिए 2 पाई R³ अपान में 3, और ये 3 किधर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से इसके लिए वॉल्यूम मास डेंसिटी हो गई। अब डेंसिटी अगर पता चल गई तो अगर मुझे इस कंपोनेंट का मास चाहिए यानी मुझे डीएम की वैल्यू अगर चाहिए तो क्या करूं, इस डेंसिटी से प्यारे बच्चों इसके वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका मास निकल जाएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए अगर मुझे डीएम निकालना है तो कैसे करेंगे, डीएम इक्वल ये वॉल्यूम मास डेंसिटी इनटू इसका वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम निकालना बड़ा आसान है। अगर देखें कि इसका रेडियस कुछ मान लूं मैं x, ठीक है बच्चों, तो अगर इसका रेडियस x मान लें यानी कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है अगर मैं x मान लूं प्यारे बच्चों तो ये इसके लिए रेडियस हो जाएगी। तो देखिए वॉल्यूम कितना होगा, इसका जितना एरिया होगा इनटू इसकी विड्थ, यही तो इसकी वॉल्यूम हो जाएगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों एरिया कितना हो जाएगा, अगर इसका रेडियस x है तो एरिया कितना हो जाएगा पाई x², ठीक है, पाई x² इनटू इसकी विड्थ कितनी है dm, तो ये इसके लिए वॉल्यूम हो गया, तो ये इसके लिए मास निकल गया प्यारे बच्चों। ठीक, अब एक चीज देख लीजिएगा, यहां पर एक चीज जानना बेहद जरूरी है, ये जो x है ये ऐसी अलग अलग डिस्क के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, तो r के चेंज होने पर ये x भी चेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर दो ऐसी वैल्यूज हैं, दो ऐसी चीजें हैं प्यारे बच्चों जो चेंज होंगी, r भी चेंज होगा और x भी चेंज होगा अलग अलग कंपोनेंट के हिसाब से। ठीक प्यारे बच्चों, तो हमें किसी एक के ही टर्म में यहाँ पर चीजों को लाना पड़ेगा। ठीक, अगर हम r के रिस्पेक्ट में यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमें चीजों को r के ही टर्म में यहाँ पर बनाना भी पड़ेगा। ठीक है, तो x को हमें r के टर्म में चेंज करना पड़ेगा। ठीक प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ पर x को रख रहे हैं तो फिर मुझे यहाँ पे dx रखना पड़ेगा, और फिर वहां पर जो r का टर्म होगा उस r को फिर x के टर्म में मुझे चेंज करना पड़ेगा। ठीक, तो मैं किसी एक के ही टर्म में चीजों को रखूंगा तभी हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर पाएंगे चीजों को। ठीक प्यारे बच्चों, तो चलिए अभी तो फिलहाल इतना हो गया, चलिए अभी हम आगे देखते हैं। ये हमारा डीएम मास निकल गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे डीएम निकल गया, अब इसका x कोऑर्डिनेट निकाल लूं और इसका y कोऑर्डिनेट निकाल लूं। टोटल मास तो कैपिटल M है, ये हमने आगे देख लिया है, तो ये तो हमें पता है, डीएम भी पता चल गया। हम केवल x और y निकालना चाहते हैं, यानी इस डीएम के लिए x और y कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहते हैं। तो आपको पता है प्यारे बच्चों कि किसी बॉडी का मास उसके सेंटर ऑफ मास पर रखा हुआ माना जा सकता है, तो इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास जहां पर होगा वहीं पर इसका मास रखा हुआ मान सकते हैं। ठीक, तो ये देख लें कि इसके सेंटर ऑफ मास कहाँ है, फिर उसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स जो हो जाएंगे वही डीएम के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो इसका जो देखिए डिस्क के लिए मैं बता चुका हूं, मास डिस्ट्रीब्यूशन तो यहाँ यूनिफॉर्म ही है, साथ ही साथ ये कंप्लीट डिस्क है, तो वाई एक्सिस के अबाउट आप साफ साफ यहाँ पे सिमेट्री देख सकते हो प्यारे बच्चों। तो इस सिमेट्री के कारण प्यारे बच्चों इसके सेंटर पर ही इसका सेंटर ऑफ मास होगा। ऐसे केसेस को हम पहले देख चुके हैं प्यारे बच्चों। ठीक, तो इसके सेंटर पर ही इसका सेंटर ऑफ मास होगा। अब इसका सेंटर वाई एक्सिस पर है, इसलिए वाई एक्सिस पर ही इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये इसके लिए सेंटर ऑफ मास हो गया। अब इसके जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वही इस डीएम के लिए कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो देखिए कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक तो ये वाई एक्सिस पर है इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट तो इसके लिए 0 हो जाएगा, और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो देखिए यहां से r डिस्टेंस पर ये मिल रहा है, ये डिस्टेंस कितनी हमें मानी हुई है r, तो यहाँ पे इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो 0, r हो जाएंगे। अब प्यारे बच्चों अगर मुझे सबसे पहले XCOM निकालना हो तो कैसे करेंगे, देखिए XCOM तो प्यारे बच्चों 0 ही आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि डीएम कुछ भी हो लेकिन x तो क्या मिल रहा है, यहाँ पे 0 मिल रहा है, यानी डीएम का x कोऑर्डिनेट क्या मिल रहा है, डीएम का x कोऑर्डिनेट 0 मिल रहा है प्यारे बच्चों। ऐसे किसी भी कंपोनेंट के लिए देख लो, किसी भी डिस्क को देख लो, तो हर एक डिस्क में उस डीएम के लिए जो उस पर्टिकुलर डिस्क के लिए जो डीएम बनेगा उस डीएम का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो 0 ही होगा, क्योंकि सभी की सभी जो डिस्क होंगी
वहां पे सिमेट्री साफ साफ नजर आएगी इस वाई एक्सिस के अबाउट प्यारे बच्चों। तो वहां पे वाई एक्सिस पर ही सभी के सेंटर ऑफ मास होंगे, इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट सभी के लिए 0 होंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एक्स सी ओ एम तो 0 आ गया। अब बात करें वाई सी ओ एम की, तो वाई सी ओ एम कैसे निकालेंगे देखिए। तो वाई सी एम के लिए डीएम रखो, सबसे पहले डीएम इतना हो गया। एक काम कर लेते हैं, कुछ चीजें कैंसिल हो रही होंगी, जैसे पाई से पाई कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल कर लो। अब देखिए क्या बच रहा है, 3m एक्स स्क्वायर डी आर ऊपर बच रहा है, अपान में नीचे बच रहा है 2r क्यूब, ये बच रहा है। ठीक है, तो ये तो डीएम हो गया इनटू वाई। तो y क्या हो गया, तो देखिए y कितना है, y कोऑर्डिनेट इसका r है, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन भी लगेगा, अपान में टोटल मास कर देंगे, ये वाला टोटल मास। ठीक है, अब इस m से ये m तो कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए आगे क्या मिला हमें, आगे प्यारे बच्चों में क्या मिलेगा, 3 अपान में 2r क्यूब, ये चीज तो बाहर निकल आएगी। ठीक है, क्योंकि ये तो क्या है, ये तो कांस्टेंट है प्यारे बच्चों। अब देखिए अंदर क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर आर डी आर, ये बच रहा है। अब जैसा कि हमने बोला कि ये x भी चेंज हो रहा है और ये r भी चेंज हो रहा है, ठीक, अलग अलग कंपोनेंट के लिए ये अलग अलग होंगे, दोनों चीज ही चेंज हो रही है प्यारे बच्चों हर एक कंपोनेंट के हिसाब से। तो यहाँ पे अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है r के रिस्पेक्ट में, तो इसको भी मुझे r के ही टर्म में रखना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर पाएंगे चीजों को। ठीक प्यारे बच्चों, तो चलिए इस x को r के टर्म में हम लाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कैसे ला सकते हैं, देखिए ये डिस्टेंस अगर r है और ये डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखिए ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों देखिए ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, बड़ा आसान है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट, मतलब अंडर रूट के अंदर में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी अगर पाइथागोरस से हम निकालें तो ये एंगल तो प्यारे बच्चों 90 डिग्री है, और ये क्या है, ये प्यारे बच्चों हाइपोटेन्यूज है ना। तो कैसे निकलेगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही तो निकलेगा प्यारे बच्चों, है ना, बिल्कुल ऐसे ही निकलेगा। चलिए अगर इस तरीके से निकलेगा तो यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, ठीक, या फिर एक काम कर लेते हैं, हाँ ऐसे ही रख लो, चलिए ऐसे ही रख लो। तो एक काम करें, आगे अगर मुझे सॉल्व करना है तो सबसे पहले कुछ चीजों को हमें मिटाना पड़ेगा ताकि यहाँ पर जगह बन पाए। तो एक काम करते हैं कि क्या क्या मिटालें, इस चीज को मिटा लो। ठीक, इससे अच्छा जो फिगर है वो ये है, ये ज्यादा स्पष्टता से चीजों को बता रहा है। ठीक, तो इसको हमने मिटा लिया हुआ है। एक काम करते हैं, मुझे और भी जगह चाहिए होगी प्यारे बच्चों, लेकिन थोड़ा सा हम यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ से क्या मिल रहा है मुझको ये मिल रहा है यहाँ पर कि ये जो है ना, ये चीज ये कितनी निकल के आई है प्यारे बच्चों, ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर निकल के आया है अंडर रूट में। ठीक, लेकिन ये है क्या, अगर गौर से देखें तो ये सॉलिड हेमिस्फीयर की रेडियस है प्यारे बच्चों। ये क्या है, ये रेडियस है इस सॉलिड हेमिस्फीयर के लिए, है या नहीं, बिल्कुल रेडियस है। तो ये रेडियस है कितनी, कैपिटल आर, हमने इसको क्या माना है, कैपिटल आर प्यारे बच्चों। तो इस चीज को मैं इसके इक्वल लिख सकता हूं। अब देखिए इस एक्स को मुझे आर के टर्म में निकालना है, तो एक काम कर लेते हैं, इसको स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर जब हम कर लेंगे तो ये मिलेगा आपको, ये ऐसे मिल जाएगा। अब यहां से x की वैल्यू मुझे निकालनी है r के टर्म में, तो ये कुछ इस तरीके से निकलता हुआ नजर आ रहा है प्यारे बच्चों। क्या निकलता हुआ नजर आ रहा है, आप साफ साफ देख सकते हो, एक्स स्क्वायर, अच्छा मुझे एक्स स्क्वायर की ही वैल्यू तो रखना है, तो एक्स की वैल्यू क्यों निकालना है, डायरेक्टली एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखें, है ना। तो चलिए डायरेक्टली इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। चलिए 3/2r क्यूब और एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू आर इंटू डी आर, यही है ना प्यारे बच्चों, बिल्कुल यही है। चलिए अब थोड़ा सा जगह और बनाते हैं ताकि इसको आगे सॉल्व कर पाए। एक काम कर लेते हैं, कहाँ पे हम चीजों को मिटा लें, एक काम कर लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, मैं इसको मिटा ले रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके फिर इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक प्यारे बच्चों, तो वीडियो को पहले पॉज कर लीजिएगा फिर नोट कर लीजिएगा। अब इस डीएम को भी मैं यहाँ पे से मिटा ले रहा हूँ, आपको सब पता है। आप एक काम करेंगे, क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके फिर चीजों को नोट कर लेंगे। ठीक, इसको भी मिटा दिया जाए। ठीक, अब यहाँ पे आगे हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो देखिएगा क्या मिलेगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, देखिए हम लोग YCOM निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो YCOM क्या हो जाएगा, इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई करो। तो देखिए जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर इधर है ऊपर, इधर आर क्यूब है, तो नीचे में एक आर बच जाएगा, यानी कि ये बचेगा अपना 3/2r, ये बचेगा प्यारे बच्चों, है ना, इंटू में आर डी आर, इंटू में आर डी आर प्यारे बच्चों। ठीक, अब क्या हो जाएगा, देखिए माइनस साइन लगाओ और इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा, देखिएगा 3r³ dr अपान में 3r³ dr अपान में 2r³, ये बचेगा। ठीक है,
ये इस तरीके से चीजें मिली प्यारे बच्चों, ठीक। और यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन भी है, देखिए इंटीग्रेशन का साइन लगाना भूल चुके हैं हम लोग, ये साइन लगा लीजिएगा, ठीक है। ये साइन जो लगा हुआ है उसको लगा के चलिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ भी इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा। अब दोनों को हमने अलग अलग कर लिया है प्यारे बच्चों। अब देखिए लिमिट ध्यान से लगाइएगा। अब यहाँ पे हमें लिमिट ध्यान से लगाना पड़ेगा, इस तरीके की लिमिट लगानी पड़ेगी कि इसमें बनी हर एक डिस्क कवर हो जाए, यानी हर एक कंपोनेंट कवर हो जाए प्यारे बच्चों। तो देखिए डिस्क यहाँ से इसके बेस से बनना शुरू होंगी और यहाँ टॉप तक बनती जाएंगी। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की लिमिट मुझे लेनी पड़ेगी, तभी पूरी की पूरी बॉडी कवर होगी। तो 0 से कैपिटल R यानी इस सॉलिड हेमिस्फीयर की जो रेडियस है वहां तक की लिमिट मुझे लेनी पड़ेगी। तो 0 से कैपिटल R तक की लिमिट यहाँ पर मुझे प्यारे बच्चों लेनी चाहिए, ठीक। तो इस तरीके से अब चीजें थोड़ा सा आसान है, आप केवल यहाँ पे इंटीग्रेट करना है और वैल्यूज रखना है। तो देखिए क्या मिलेगी, 3/2R को तो बाहर निकालो, इंटीग्रेशन इसका होगा इसका R इंटू डी आर में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो देखिए R है इधर ना, तो R स्क्वायर अपान में 2, ठीक है, ये आएगा। और यहाँ पे वैल्यू हम डालेंगे 0 से R की, ठीक है। इधर माइनस में देखिए 3/2R क्यूब को बाहर निकाल लो, अंदर क्या बच जाएगा, देखिए R के पावर में 4 अपान में 4, ठीक। इसको मिटा लीजिए थोड़ा यहाँ से, और यहाँ पे 0 से R तक की वैल्यूज डाली जाएगी प्यारे बच्चों, ठीक। अब देखिए आगे सॉल्व करो, तो 3 इस 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 4R, इधर देख लीजिए इस R की जगह पे ये R रखोगे तो R स्क्वायर बन गया। इधर देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, देखिएगा इस R की जगह पे ये वाला R डालेंगे तो क्या बनेगा, देख लीजिए थोड़ा, इस 4 को इधर मल्टीप्लाई कर लो तो ये बन गया आपके पास, और यहाँ पे R के पावर 4 बन गया, ऊपर कैपिटल R के पावर 4 बन गया। तो यहाँ से इस R क्यूब से इस R के पावर 4 को कैंसिल करोगे तो एक R बच जाएगा। तो देखिए क्या बच रहा है, और यहाँ पे प्यारे बच्चों इस R को डाल लो, इस R को डाल लो, या इस R की जगह पे इस R को, तो R स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से भी केवल एक R बच जाएगा। तो क्या बच रहा है, देखिएगा 3R/4 माइनस 3R/8, और यहाँ से आपको साफ साफ पता चल रहा है कि प्यारे बच्चों ये बचा 3R/8, ठीक। ये प्यारे बच्चों मिल रहा है, ठीक है, 3R/8 ये मिल रहा है। तो ऐसा ही कल भी रिजल्ट आया था, क्या आया था, अगर हम सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट लिखें तो x कोऑर्डिनेट तो 0 आया है, ये देख लीजिएगा, और y कोऑर्डिनेट निकल के आया है 3R/8 प्यारे बच्चों। यानी कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इसके सेंटर से 3R/8 डिस्टेंस पर कहीं पर होने वाला है प्यारे बच्चों। तो सेम रिजल्ट वही मिला जो हम लोगों ने कल प्राप्त किया था प्यारे बच्चों। इस वाले जो मेथड में थोड़ा सा दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ है, ठीक प्यारे बच्चों। तो वैसे भी मैंने बोला है कि कल वाले मेथड को अगर आप याद रखें तो वो थोड़ा इजी भी है और ज्यादा काम का भी है, इससे ज्यादा काम का वो है प्यारे बच्चों, ठीक है। इसलिए उसको आपको याद रखना ही रखना है। अगर आप इसको भी याद रख पाए तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए प्यारे बच्चों, इस वीडियो में केवल इतना ही रखता हूँ। अगली वीडियो में हम लोग आप देखेंगे कोन्स को, ठीक है, सॉलिड कोन और होलो कोन, इनके बारे में हम देखेंगे कि इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है। तो इस वीडियो में केवल इतना रखता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स प्यारे बच्चों।